नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में पूछे जाने वाले फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इसके पहले मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है आप जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। आप में से कुछ लोग के कमेंट आते हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कराएं, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने की और इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने की, जिससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल सके। लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आपको करा पाऊंगा। कोशिश रहेगी मेरी हर दिन कम से कम एक कोई नई चीज़ आपको दे सकें। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य हिंदी से कि किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो एक शब्दों से हम क्या कहेंगे? चंद्रसर, चक्रपाणी, चंद्रशेखर या सर्वेद। इसका आंसर होगा सी, चंद्रशेखर। यानी कि जिनके शिखर पर चंद्र हो, तो जिनके सिर पर चंद्रमा हो, यही हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक शब्द और है, चक्रपाणी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चक्रपाणी कौन कहलाता है या फिर किसे हम बोलते हैं? तो जिनके हाथ में क्या हो? चक्र हो। क्लियर है। जो हाथ में क्या करते हैं? हाथ में चक्र धारण करते हैं। इसको याद रखना आप, जो हाथ में चक्र धारण करते हैं यानी कि कौन है वो? विष्णु जी हैं। क्लियर है। तो इनसे भी प्रश्न आपका बन जाता है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विकल्प में दिए गए किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? इला प्रत्यय, पहले तो आपसे प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। क्लियर है। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। तो इसको भी आप यहां से याद रखेंगे। उपसर्ग आपका शब्द के आगे लगेगा और प्रत्यय आपका पीछे लगता है। तो इला प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं लगा है? जैसे चमकीला, यहां पर क्लियर समझ में आता है कि इला लगा है। विषैला, यहां पर ये शब्द में नहीं है। जहरीला और पथरीला इन दोनों में है, तो विषैला इसका आंसर होगा। इसमें इला प्रत्यय नहीं है। अब प्रत्यय के दो टाइप होते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। पहला तो होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। क्लियर है। इन दोनों टाइप को भी आप याद रखेंगे, इनसे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका समास से है, यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में कौन सा समास होता है आपका? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। क्लियर है। अब इसका आपसे समास विग्रह भी पूछ सकते हैं कि यथाविधि का समास विग्रह क्या होगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। क्लियर है। इनका समास विग्रह याद रखेंगे। विधि के अनुसार क्या बोलते हैं हम इसको? यथाविधि। इसमें समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, शुद्ध शब्द का चुनाव करिए। तो आपको यहां पर बताना है कि हम कृपया को कैसा लिखते हैं। तो ये चार शब्द आपको यहां पर दिए गए हैं, तो आप भी जानते हैं कृपया को कैसे लिखते हैं, हम इस टाइप से लिखते हैं। क्लियर है। तो ये तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, उपकार शब्द का विलोम है। तो उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? नेकी, प्रत्युपकार, परोपकार या फिर अपकार। तो उपकार का विलोम होता है आपका अपकार। ये आप सभी को लगभग पता होगा। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है? तो इन विकल्प में से बताना आपको कि उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या होता है। पहला है अविपरीत कार्य करना, विपरीत करना, विपरीत कार्य ना करना और विपरीत कार्य करना। क्लियर है। तो इसका उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है विपरीत कार्य करना, तो इसका डी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? आप पीछे इनके प्रेक्षा देख सकते लगा हुआ, तो इन तीन में पीछे प्रेक्षा लगा हुआ है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। कौन सा शब्द दिया गया है यहां पर आपको? पत्नी। तो पत्नी के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन से हैं? प्रिया, गृहिणी, भार्या, बधू। ये बिल्कुल सही है। ये चारों पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, तो पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट ईडियम फ्रेजेस। तो यहां पर आपको ईडियम फ्रेजेस बताना है। टेल हिम नॉट टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझें।
टेल हिम नॉट टू फ्लैग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो काम संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है उसको करने का आप प्रयास कर रहे हैं या फिर उसमें आप व्यर्थ में प्रयास करने में लगे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो काम आपका संभव नहीं है उसमें व्यर्थ में आप प्रयास करने में लगे हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, टू वेस्ट वंस टाइम रिपीटिंग एन एक्शन दैट यील्ड्स द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जिस काम को करने में आप समय खराब कर रहे हैं उससे आपको वापस से वही रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इस इडियम का कहना ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि व्यर्थ में प्रयास करना। क्लियर है। अगला है टू वेस्ट वंस एफर्ट डूइंग समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। तो बिल्कुल ये सही है कि जो संभव नहीं है उसको करने में आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें या समय को बर्बाद ना करें। सेकेंड वाला इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको टेंस का चुनाव करना है जो इस ब्लैंक में सही फिट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, द शॉप ब्लैंक इन हाफ एन आवर सो हरी अप। तो यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है और टाइम बताता आपका प्रेजेंट, यानी कि ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। क्लियर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट है तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दो विकल्प बनते हैं आपके पास, एक है आपका क्लोज, एक है आपका क्लोजेस। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सोप, और ये कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर। क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी आपकी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और सिंगुलर वर्ब की खासियत क्या होती है कि इनके साथ एस ईएस लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन बी वाला है, इसमें क्लोजेस एस लगा हुआ है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एडवर्ब का चुनाव करना है। द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर खाली एक ब्लैंक है तो इसमें आपको फिट करना है। तो पहले तो आपको एडवर्ब का पता होना चाहिए, एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए जो भी शब्द वर्ब की विशेषता बताता है, क्लियर है, वर्ब की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है आपका, एडवर्ब। क्लियर है। अब यहाँ पर वर्ब आपको समझना है क्या है, द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश, तो बोलना, स्पीक्स ये क्या है आपका, यहाँ पर वर्ब है। तो कैसा बोलती है गर्ल, ये आपको बताना है। यस्टरडे, फ्लुएंटली, यूजुअली और हार्डली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंटली। ये शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इंग्लिश को बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषता, स्पीक की विशेषता क्या हो जाएगी आपकी, फ्लुएंटली, यानी कि बिल्कुल फ्लो के साथ, बिल्कुल लय के साथ आसानी से बोल पाना, ये कहलाता है यहाँ पर एडवर्ब, जो कि यहाँ पर वर्ब स्पीक की विशेषता बताता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लुएंटली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसमें वर्ब का चुनाव करना है कि जो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर फिट हो। क्लियर है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फिश एंड राइस ब्लैंक अ स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब होता है मुख्य डाइट या फिर मेन डाइट। क्लियर है। अब यहाँ पर एक शब्द है फिश एंड राइस, तो देखने में तो लगता है कि ये दो शब्द हैं, तो यहाँ पर इनके हिसाब से क्या आना चाहिए। पहले तो आप इस सेंटेंस को देखें और ऑप्शन को देखें। यहाँ पर लिखा है इज बीइंग और यहाँ पर क्या है, सी में आर बीइंग। ये आपकी कहाँ पर यूज होते हैं, ये होते हैं आपके जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और पैसिव वॉइस की खासियत क्या होती है कि इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। क्लियर है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। अगला है यहाँ पर इज और आर। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि फिश एंड राइस कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर ये ऐसे जोड़े में शब्द आपको मिले, जैसे बटर, ब्रेड एंड बटर होता है, तो ये भी क्या होता है आपका एक सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है। फिश एंड राइस ये भी आपका एक ऑर्डर करने वाली डिश होती है जिसको हम कंबाइंड करते हैं। क्लियर है। तो फिश एंड राइस भी आपका ये क्या होगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्लियर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर इज क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है और आर क्या है आपकी प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इज। क्लियर है। तो इस टाइप के वर्ड आप याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, आप लिस्ट सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा वर्ड आपको जब भी मिले तो वहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिंगुलर वर्ब। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, आपको यहां पर बेस्ट मीनिंग बताना है। शब्द क्या है, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में। ये शब्द आप अक्सर एग्जाम में देखते होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ब्रीफ में लिखें या फिर शॉर्ट में लिखें। तो यहाँ पर मैंने आंसर तो लगभग आपको बता ही दिया है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। क्लियर है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित। लिटिल का मतलब होता है छोटा। शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त में, जो यहाँ पर ब्रीफ का मतलब है। और स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। तो आपने अक्सर कर एग्जाम में देखा होगा, या तो आपको लिखा होता है कि आप ब्रीफ में इसका आंसर दें या फिर आप इसमें शॉर्ट में इसका आंसर लिखें। तो ये यहाँ पर क्या है, आपकी सिनोनिम है, यही आपको यहाँ पर बताना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान से प्रश्न है।
तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पहले तो आपको यहाँ पर इंग्लिश चैनल के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैनल है। ये कोई टीवी वाला चैनल नहीं है, ये आपका अटलांटिक महासागर में है। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? आपका अटलांटिक महासागर में। ये किन शहरों को जोड़ता है या फिर किन शहरों के बीच में है? ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस के बीच में। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तरी फ्रांस इन दोनों शहरों के बीच में है। और इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग ये 560 किलोमीटर लंबाई है इसकी, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब पहली भारतीय महिला कौन है? बुला चौधरी। इनके बारे में आपने सुना भी होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, तो ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से किसने की थी? एनी बेसेंट। इनको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कब की थी? 1898 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, रानी विक्टोरिया के स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए बनाए गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम बताएं। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यहाँ पर इनमें से रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए कौन सा बनाया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। अब हालांकि इसका नाम बदल दिया गया है। ये कब बनाया गया था? 1887 में। क्लियर है, अब इसका नाम बदल के चेंज कर दिया गया है। 1996 में ये क्या बन गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ से महाराज शब्द को अलग कर दिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम अब वर्तमान में है। 1996 में इसको बदल दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस के ऊपर प्रश्न आपसे 100% पूछे आएंगे। तो ये कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को। क्लियर है, इसकी औपचारिक घोषणा कब की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा? इसकी घोषणा हुई थी 1994 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का नाम आप सबने सुना होगा। तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी। एक प्रोटोकॉल आपसे अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका नाम आप याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी प्रश्न आपसे बन जाता है कि ये किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो इनका आप पहले तो अंतर देखें। इनका अंतर कितना है? 3 का है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। तो अगला कितना हो जाएगा? ये 2-2 से बढ़ते जा रहे। 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 65। क्लियर है, तो बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 85 लोगों के एक समूह में उनमें से 49 को टमाटर का सूप पसंद है, उनमें से 63 को मिक्स वेज का सूप पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति को 2 में से कम एक पेय पसंद है। तो कितने लोगों को दोनों सूप पसंद है? तो यहाँ पर देखिए, कुल आपके कितने हैं? 85 लोग हैं। 49 को टमाटर सूप पसंद है और 63 को मिक्स वेज। और यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को दोनों में से कोई एक ना एक पसंद है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दोनों में से कुछ भी पसंद ना हो। और टोटल लोग हैं आपके 85। यहाँ पर 49 को टमाटर पसंद है, 63 को मिक्स वेज है। तो यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद होगी। क्लियर है, और दोनों कितनों को पसंद है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप इसे वेन डायग्राम की सहायता से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुल आपसे 85 लोग बोले गए हैं, तो वेन डायग्राम मैं आपको बना दे रहा हूं यहाँ पर। तो दोनों में से कुछ कॉमन है। क्लियर है, एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया। ये आपका हो गया यहाँ पर टमाटर सूप का और ये हो गया आपका मिक्स सूप का। क्लियर है, ये 2 मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं और दोनों में कुल संख्या कितनी है? 85 लोग हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 49 लोग ऐसे हैं जिनको टमाटर सूप पसंद है और 63 लोग ऐसे हैं जिनको मिक्स वेज सूप पसंद है। क्लियर है, तो कुल अगर हम इनमें से देखें कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 112 लोग हो जाते हैं जिनको टमाटर और मिक्स वेज दोनों पसंद है। जबकि हम जानते हैं कि टोटल कितने हमारे पास 85 हैं। तो यहाँ पर जब हम टमाटर और मिक्स वेज वाले दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो इनमें जो एक कॉमन होते हैं बीच में, ये दोनों जो टमाटर वाले हैं वो भी जुड़ जाते हैं एक बार, और एक बार मिक्स वेज में वही जुड़ जाते हैं। तो इनकी 2 बार काउंटिंग हो जाती है। अब 2 बार काउंटिंग हो चुकी है, तो इसमें से 112 यहाँ पर क्यों आ गया? क्योंकि ये जो कॉमन पोर्शन है ये आपका 2 बार इसमें जुड़ चुका है, तो एक बार हमें इसे माइनस करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 85 होना चाहिए था, लेकिन 112 आ गया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कितना ज़्यादा ये जुड़ गया इसमें, 27। तो यहाँ पर जो कॉमन है ये दोनों में कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है, तो कॉमन पार्ट 27 हो गया। बाकी अगर हम सिर्फ टमाटर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 49 में से हम 27 को माइनस कर देंगे
तो सिर्फ टमाटर वाले मिल जाएंगे हमें 22। ये भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपसे मिक्स वेज का पूछ सकते हैं। तो 63 में से जो हमारा एक कॉमन पार्ट है इसको हम हटा देंगे तो सिर्फ हमारा यहाँ पर मिक्स वेज वाले हमें पता चल जाएंगे। 63 में से 27 को माइनस करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे लोग जिनको यहाँ पर सिर्फ मिक्स वेज पसंद है, और 22 ऐसे हैं जिनको सिर्फ यहाँ पर टमाटर सूप पसंद है, और 27 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, और इनको मैं कोशिश करूंगा कि अगर चैप्टर वाइज पढ़ा पाऊंगा तो बिल्कुल आपको चैप्टर भी सॉल्व करा दूंगा कि कैसे कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले जैसे 1 सही 1/2 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। इसका मतलब भी वही होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो ये भिन्न आपको पीछे दी गई है इसमें ऊपर का अंश छोटा होना चाहिए और हर आपका बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको 12 सही 1/2 प्लस यहाँ पर लिख देंगे 12 सही प्लस में 1/3 प्लस 12 सही प्लस में 1/6। तो ये 12 वाले आप अलग से जोड़ देंगे, तो 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, प्लस 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/6 है। तो इनका आप एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2 + 1। तो आप ऊपर देखेंगे कि 36 प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6, तो एक बार कट जाएगा तो एक ये हो जाएगा और 36 ये है। तो टोटल कितना हो गया आपके यहाँ से 37। और यहाँ पर बी ऑप्शन में 37 आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इसे अलग करके जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका भी वही मतलब होता है जो आपके इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र क्या हैं? सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक। तो इनमें से कौन सा होता है? बी नंबर का, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन ब्लूम से अक्सर कर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप पढ़कर जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शैक्षिक योजना निम्न में से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, यह जांचना कि प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जांचने वाली बात की जा रही है, यानी कि आप उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनका आप टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपसे शैक्षिक योजना की बात की गई है कि किस प्रकार से आपकी शैक्षिक योजना होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनना। तो देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर प्लान हो सकता है, यही आपकी शैक्षिक योजना कहलाती है, और ये इसका आंसर सही होगा, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक सिद्धांत खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, व्यवहारवाद, व्यवहारिकता, संरचनावाद या फिर संयोजनवाद। तो इसका आंसर होगा डी, संयोजनवाद के रूप में ये जाना जाता है, और ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, पावलोव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। तो इनमें से कौन सा जीवित प्राणी का आचरण होता है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक, स्वैच्छिक, बौद्धिकतापूर्ण या फिर यांत्रिक। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम बात करें जो पावलोव अधिगम है इसके सिद्धांत की, तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था 1904 में। क्लियर है? इसको भी आप याद रखेंगे, ये इनका सिद्धांत है। और इसमें इनका क्या मानना था कि मनुष्य एक जैविक मशीन है। इन्होंने इसमें क्या माना था? मनुष्य को एक जैविक मशीन माना था। क्लियर है? और अगर इसको जैविक मशीन माना था तो इनका इसमें यह भी सोचना था कि इनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो यांत्रिक प्रक्रिया है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक प्रक्रिया। मनुष्य को इन्होंने जैविक मशीन माना था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1904 में। इनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर। वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी छात्रों को समान शिक्षा अवसर का मतलब क्या है इन 4 में से? पहला है, समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमता साबित करने की अनुमति दी जाए। दूसरा है, नौकरियों में बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान करें। तीसरा है, जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्राप्त हो। अगला है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर चुने जाएं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही है कि जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, और ये इसका समान शिक्षा अवसर का अर्थ होता है, और यही इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
विशिष्ट तथ्यों में सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? प्रेरण, सृजन, विचलन या कटौती। इसका आंसर होगा ए, प्रेरण। क्लियर है? अब ये क्या चीज होती है? ये छात्रों में एक रुचि उत्पन्न करता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। और वैज्ञानिक तरीके से जब सोचते हैं तो विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण की तरफ जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करते, पहले वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं, उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर वो सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। करो और खोजो, समझ, हाव भाव, भावना। तो पहले तो अनुमानी विधि के बारे में अगर हम बात करें कि ये जो अनुमानी विधि है ये क्या चीज है या फिर इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इनका नाम याद रखेंगे आप, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम है। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस विधि में इन्होंने क्या कहा था कि विज्ञान को आप पाठ्यपुस्तक के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में जो लिखा होता है उसको आप अनुमान से मान लेते हैं कि जो लिखा है वो सही है, लेकिन विज्ञान को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में खुद से अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो अनुमानी विधि का मतलब यही था इनका कि आप किसी भी प्रकार के साइंस को पुस्तकों से नहीं समझ सकते या उनमें जो लिखा है सिर्फ पढ़ने के आधार पर नहीं समझ सकते, प्रैक्टिकली आपको उसको करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें और एक्स्ट्रा सोच पाएंगे और उन तथ्यों तक पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के संज्ञानात्मक संरचना को बदलना और संशोधन करने वाली प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। पहला है समायोजन, ज्ञान का हस्तांतरण, अनुभूति, अनुमानों। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इनका प्रतिपादन किसने किया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत का, इनको आप याद रखेंगे, पियाजे। बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पियाजे ने। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना को बदलने और संशोधन करने की बात कही गई है, तो इसका मतलब यही था कि जो आपके समाज में नए अनुभव हैं उनको आप तभी समझ सकते हैं जो आपके पुराने अनुभव हैं, जब उनमें आप सुधार करेंगे। क्लियर है? और जो नए तरीके हैं आपके सोचने समझने के, उनको आप तभी लगा पाएंगे जब पुरानी सोच को आप बदलेंगे और उसके बाद उन नए तरीकों के आधार पर आप विचार करेंगे या उनके आधार पर आप सोचेंगे। तो ये इनके सिद्धांत का कहना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो उसे किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? पहला है उपरांत परीक्षा, आफ्टर टेस्ट, परीक्षा पुनर्परीक्षा, टेस्ट रिटेस्ट, दोहरी परीक्षा, सबल टेस्ट और 5 परीक्षा, पोस्ट टेस्ट। तो इसका आंसर होता है टेस्ट रिटेस्ट, परीक्षा पुनर्परीक्षा। ये कहते हैं जब कोई अभ्यर्थी 2 बार एक ही परीक्षा को देता है। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, मूल पाठ्यक्रम में निम्न शामिल होता है: शिक्षकों द्वारा तैयार इकाई और पाठ्य योजनाएं, स्कूल प्राधिकारियों द्वारा पेश किया गया विषय, अन्यत्र बच्चों द्वारा कुल अनुभव, स्कूल कार्यक्रम के कुल अनुभव। तो यहाँ पर मूल पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो स्कूल कार्यक्रम के दौरान जितना भी जो भी आप सब चीज़ें सीखते हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं, यानी कि डी वाला आपका आंसर होगा स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव। क्लियर है? तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट सेकंड के 30 प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया यहाँ पर आपको सीखने मिला होगा। अब इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन कोई ना कोई टेस्ट आपको सॉल्व कराऊं, जिससे आपकी प्रैक्टिस एग्जाम तक अच्छी खासी हो जाए, क्योंकि इन 30 प्रश्न के लिए आप पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो आप लोग अपने अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करें। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहूंगा, तो उससे काफ़ी हद तक आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा और इनसे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप इसी प्रकार के टेस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।